गर्दी करू नये, कोणीही गर्दी करू नये. फक्त BBF वाल्यावर पडून उभे राहतील. जातो बाकीचे सगळे खाली या. चला प्लीज, ज्यांचं नाव घेतलं त्यांनी कृपया वर यायचं. चला चलो भाई साहब, चलो पट्ट्या द्या. चला खाली. कोणीही सुनील पवार कोणीही गर्दी करायची नाही. सर्वप्रथम प्रदेश काशीराजी सर्व महापुरुषांना अभिवादन. परमानंद बहीण माहितीच्या नेतृत्वावर आपण आज आकाश आनंद भैया आणि आनंद ऐसा सर्वच मंडळींना मी अशी विनंती करतो की आपण महापुरुषाच्या प्रतिमेचं पूजन करावं. आपण काळाच्या जगामध्ये महापुरुषाचं अभिवादन करू. आपण काळाच्या जगामध्ये महापुरुषांना अभिवादन करूया. बाहेरून आलेले कार्यकर्त्यांना विनंती की वरचे हॉल ओपन आहे. वरती आपण वरती जाण्याची कृपा करावी. वरती जागा आहे. आलेल्या महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हे तर देशाची संस्कृती आहे. आलेल्या पाहुण्यांचा आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये आणि फुलहार सत्कार करत असतो. म्हणून राज्य कमिटी जिल्हा कमिटीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की मोठ्या हाराने आपण साहेबांचं स्वागत करणार. आकाश भैयाचं आणि आनंद साहेबांचं सर्व जिल्हा कमिटी राज्य कमिटीच्या लोकांना विनंती. प्रमुख 5 लोकांनी प्रमुख लोक सत्तेचे सत्कार करतील. आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये आदरणीय आकाश भैया आनंद आणि आनंद कुमार साहेबांचा आपण सत्कार करत आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. पेटेवाला कार्यकर्त्यांना विनंती आहे. आदरणीय प्रमुख पाहुण्यांचं आयोजकांना विनंती. पेटेवाला स्वागत करूया माझ्या.
प्रवादांना आकाशवाणी साहेबांचं महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवादांना सविता साहेब करत आहे. आपण काळाच्या गजरामध्ये साहेबांचं स्वागत करूया. समोर हात करून स्टेजवर आपण काळाच्या गजरामध्ये भगवान बुद्धाची स्मृती आणि कुलगुरूच्या दिवस प्रवादांनी आकाशवाणी साहेबांचं आपण स्वागत करत आहोत. आनंद कुमार साहेबांचं आपण बुद्धमूर्ती देऊन सत्कार करत आहोत आणि फेटा बांधून आदरणीय ताजने साहेब जय भीम करारा गूंजेगा, जय भीम करारा गूंजेगा, काशी तेरी एक कमाई, काशी तेरी एक कमाई, जय भीम करारा गूंजेगा, जय भीम करारा गूंजेगा, आकाश अनंत संघर्ष करो, आकाश अनंत संघर्ष करो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, आनंद भाई को संघर्ष करो, आकाश अनंत संघर्ष करो. सर्वांचा आवाज झाला पाहिजे. बाबासाहेबांची नेते आहात ना, दोन्ही हात वर करून सांगा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा हिंदवादी मानवतेची जिंदाबाद 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 मानवतेची जिंदाबाद 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 कैसी हो कैसी हो कैसी हो कैसी हो कैसा हो मायावती जैसा हो जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद 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 बीएसपी जिंदाबाद 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 बीएसपी जिंदाबाद मायावती जिंदाबाद 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 बीएसपी मैदान में बीएसपी मैदान में बीएसपी मैदान में बीएसपी मैदान में नई रोशनी लाई है नई रोशनी लाई है. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र प्रभारी कावळे साहेब खासदार अशोक शिखार साहेबांचं स्वागत करत आहे. आपण टाळाच्या गजरामध्ये खासदार अशोक शिखार साहेबांचं स्वागत करत आहोत. सितार सोबत संघर्ष करो, सितार सोबत संघर्ष करो. अभिजित गवई साहेब हे नितीन सिंग साहेबांचं स्वागत करत आहेत. आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया.
महाराष्ट्र प्रभारी नितीनजी साहेबांचं विश्वनाथ आलटे साहेब हे साहेबांचा सत्कार करत आहेत. आनंद कुमार साहेबांना फुलगुच्छ देऊन सत्कार करत आहेत. पक्षाचं बोर्ड चिन्ह हत्ती आणि हत्तीसारखे नारे लावायचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बीएसपी की क्या पहचान, अरे बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान. बीएसपी की क्या पहचान, जोरदार नारे से बीएसपी की क्या पहचान, अरे बीएसपी की क्या पहचान. विश्वनाथ आलटे प्रबंधांनी आकाशाला साहेबांचा सत्कार करणार आहे. बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान. आकाश आलम संघर्ष करो, आकाश आलम संघर्ष करो. औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष सहपत्नी सोबत आकाश भुयार यांचं स्वागत करते. मराठवाड्यातील संपूर्ण जिल्हाध्यक्षांना विनंती आहे कृपया मंचावर यावं. मुस्लिम समाजाच्या वतीने मुस्लिम समाज के ओर से गुड्डू भाई, अकरम भाई, अयूब भाई पटेल ये साहेबांचा सत्कार करता है. बीएसपी के 3 कप्तान, बीएसपी के 3 कप्तान. अरे मुस्लिम भाई जागेगा, अरे मुस्लिम भाई जागेगा, मुस्लिम भाई जागेगा. सब समाज के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में मुस्लिम समाजाच्या वतीने प्रमादाने आकाशाला साहेबांचा सत्कार होत आहे. आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये साहेबांचा सत्कार करा. गर्दी कमी करण्याची जोडली, गर्दी कमी करण्याची जोडली. अनावश्यक लोक ज्यांचे नाव नाही त्यांना अपमानित करण्याचा वेळ आणू नका. जे मंचावरती उभे आहेत कृपया त्यांना खुर्चीला खाली द्या. डॉक्टर साहेब जा खाली, साहेबांना तुम्हाला स्वतंत्र भेटून देतो. चला बंद सगळे, चला कोणी मंचावर गर्दी करू नये. यानंतर आपण सगळेजण मिळून या ठिकाणी सर्वांचं जोरदार टाळ्यावाजून स्वागत करायचं आणि हा स्वागताचा कार्यक्रम आपण संपवणार आहोत. अगोदरच खूप जास्त वेळ झालेला आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पाटील साहेब सर्व सत्कार थांबलेले आहेत. शेवट प्रकाश घेणार आहे.
कोणीही नाराज होऊ नये. सर्वांचे सत्कार साहेब घेणार आहे आणि प्रश्न सगळ्या लोकांना भेटणार आहे. परंतु कार्यक्रमाला वेळ होत आहे म्हणून आपण कार्यक्रम शिस्तीचा आहे की ॲडव्हर्टाईज कार्यकर्ते आहे मंचावरच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण खाली जावं आणि सर्वांना वेळ देणार आहे साहेब, परंतु आपण शिस्तीचं पालन करावं असं सर्वांना विनंती आहे. मंचावरच्या खाली अनावश्यक लोक खाली जावं अशी विनंती. हा शेवटचा सत्कार आहे. आता कुणाचा सत्कार साहेब स्वीकारला नाही. साहेब कुणाचा सत्कार स्वीकार महाराष्ट्र प्रभारी कावळे साहेब प्रमादाने संदीप ठाकरे साहेबांचा सत्कार करत आहे. हा जो संपूर्ण कार्यक्रम त्यांनी घडून आणला त्यांचाही सत्कार झाला पाहिजे म्हणून ताजने साहेबांचा सत्कार होत आहे. आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये ताजने साहेबांचा सत्कार करू. कार्यक्रमाला उशीर झालेला आहे. आपण कुठलाही विषय आता न गवता आदरणीय प्रमादाने महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष तरुण मेहता यांना अशी विनंती करतो की साहेबांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. संदीप ताजने साहेब. दरवाजाचे कार्यकर्ते उभे आहेत वर जागा खाली आहे, कृपया वर जा. सर्व महापुरुषांना विनम्र अभिवादन. आज या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिवर्षाने पावन झालेल्या मराठवाड्याच्या मातीमध्ये पूर्वाश्रमीच्या औरंगाबाद आणि वर्तमानातल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं फुले शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार कृतीशीलपणे देशातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम केलं, त्या मान्यवर साहेब काशीरामजीचा निरोप घेऊन ज्या प्रमाणे बहीण मायावतीजींनी या देशामध्ये फुल्यांच्या शाहूच्या बाबासाहेबांच्या नावावर जेव्हा एकाएकी काँग्रेसची लोक सांगत होते पंचायत समितीचा मेंबर बिलकुल येऊ शकत नाही, जिल्हा परिषदेत बाबासाहेबांच्या नावाने कोणी जाऊ शकत नाही, विधानसभेत कोणी जाऊ शकत नाही, अगदी त्याच बाबासाहेबांच्या नावावर देशातल्या सगळ्यात मोठ्या राज्यामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये चार वेळा घेण्याचं सरकार निर्माण करण्याचं काम केलं. त्या आदरणीय बहीण मायावतीजींना मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने या ठिकाणी अभिवादन करतो. आजच्या या कार्यक्रमाला तुमचं माझं भाग्य आहे, तुमचं माझं सौभाग्य आहे. बहीण मायावतीजींच्या दिशानिर्देशानुसार आपल्या पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परिवर्तनीय आनंद कुमार साहेब हे आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत. जोरदार टाळ्यांनी सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत झालं पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या पक्षाचे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ज्यांनी या देशामध्ये जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि आसाम शिलांग पासून तर तिकडे उत्तर भारतापर्यंत प्रत्येक युवकाच्या मेंदूमध्ये आंबेडकरवादाची मशाल पेटवण्याचं काम केलं, असे माननीय आकाश आनंद साहेब सुद्धा आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण जोरदार टाळ्यांनी सर्वांचं स्वागत केलं पाहिजे. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित खासदार सिद्धार्थ साहेब आहेत, नितीन सिंग साहेब आहेत, कावळे साहेब आहेत, मंचावरचे सगळे मान्यवर मी सगळ्यांचं नाव घेणार आहे. आणि या ठिकाणी उपस्थित माझ्या आया बहिणींनो आणि बांधवांनो, सगळ्यात अगोदर मी तुम्हाला सगळ्यांना ठेगानं सांगूच वाटतो, आज आपल्या कार्यक्रमाला बार्शीवरून गाडी येत होती, तिचा अपघात झाला. 4 पलट्या तिने मारल्या, जवळजवळ आपल्या 10-12 गाड्या त्या ठिकाणी थांबल्या. त्याच्या मेंदूला फार मोठा मार लागला, त्याला दवाखान्यामध्ये त्या ठिकाणी ऍडमिट केले. मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. या महाराष्ट्रातला एकूण एक तरुण स्वतःच्या जीवावर पण मायावतीसोबत जायला तयार आहे. मायावतीसोबत जायला तयार आहे. जायची की नाही आपल्याला बहिणीसोबत? कोणाकोणाला जायचं सर्वांना दाखवा, दोन्ही हात वर करून. बहीण मायावतीसोबत जायचंय, बहिणींना देशाचा पीएम बनवायचा, महाराष्ट्रामध्ये आंबेडकर व्हायला यशस्वी करायचं. नक्की
महाराष्ट्रामध्ये जे वातावरण चाललंय मी माफ करतो, मी माफ करा साहेब, मी 2च मिनिटं बोलणार आहे, पण अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहत आहात, महाराष्ट्रामध्ये आपल्या समाजाला विकसित करण्याचं काम चाललं आहे. या देशामध्ये अरे मंडल आयोग आणला कोणी? मान्यवर साहेब कांशीराम गिरी आणि बहीण कुमारी मायावती. आणि या राज्यामध्ये क्रेडिट कोणाला? शरद पवार. क्रेडिट कोणाला? छगन भुजबळला. आणि त्याच्या काही बापाचा मान आहे का? आमच्या महापुरुषाचा संघर्ष म्हणून ओबीसीला खाली करण्यात येतात. जेव्हा मान्यवर साहेब कांशीरामजी आणि बहीण मायावतीजी या देशामध्ये व्हीपीसीच्या काळामध्ये नारा देत होते, मंडल आयोग लागू करा, वरल्या खुर्ची खाली करू, तेव्हा हे वर्तमानात ओबीसीच्या आरक्षणाचा लाभ आवडणारे काय करत होते? बाबासाहेबांचं पुस्तक त्या ठिकाणी निघायचं झालं म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समाजाची लोक गेले म्हणून उंबरवठा गाईच्या मूत्राने गोमूत्राने धुवून काढत होते. आणि म्हणजे तो छगन भुजबळ ओबीसीचा कार्यभार आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, ओबीसीचा या देशातल्या एससी एसटीचा सर्व समाजाचा जर कोणी कार्यभार असेल तर तुमचा माझा बाप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे. आणि त्या बाबासाहेब आंबेडकरांची जर कोणी एकमेव वर्तमानामध्ये उत्तराधिकारी कोणी असेल, मग त्या सामाजिक असू दे, राजकीय असू दे, वैचारिक असू दे, त्या त्यांचे नाव केवळ आणि केवळ परमानंद बहीण कुमारी मायावती आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये बाबासाहेबांच्या नात्याशी संबंध सांगणाऱ्या एका माणसाने सांगितलं काल परवाच्या दिवशी. काय सांगितलंय की म्हणे आम्ही फलाण्यासोबत जाऊ, टमक्यासोबत जाऊ. मला तुम्हाला सांगायचं, अरे बाबासाहेबांना संविधान सभेत न जाऊ देणारी काँग्रेस, बाबासाहेबांनी जिंकू नये म्हणून प्रयत्न करणारी काँग्रेस, गांधी, त्या गांधीच्या घराण्यातला माणूस संविधान वाचवू शकतो? अरे वाचवू शकतो का? मग त्याला संविधान वाचवण्यासाठी जर बाबासाहेबांच्या जातीतले लोक बोलत असतील तर हा बाबासाहेबांचा अपमान आहे की नाही? अरे आहे की नाही? हा अपमान सहन करायचा? सहन करायचा? अरे ज्यांनी बाबासाहेबांचं संविधान सभेमध्ये जाण्यासाठी दरवाजा बंद केला, तुम्हाला मला शपथ घ्यायची आहे, त्या काँग्रेसला या देशातून हद्दपार करायचा, हद्दपार करायचा काँग्रेसला. राहुल गांधी संविधान वाचू शकत नाही. या देशामध्ये संविधान कोणी वाचवतील तर केवळ आणि केवळ परमानंद बहीण कुमारी मायावती. आणखी एक आनंदाची गोष्ट सांगतो. काल परवाच्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हा सुप्रीम कोर्टामध्ये लागला. अनेक व्हॉट्सअपच्या फेसबुकच्या लोकांच्या अंगामध्ये किडे सरसावायला लागले. यांच्यामुळे झालं, त्यांच्यामुळे झालं. पण मला तुम्हाला या मंचाच्या माध्यमातून सांगायचं आहे, धन्यवाद देतो मी परमानंद बहीण कुमारी मायावतीजींना. त्यांनी विकास साहेबांसारखे कार्यकर्ते हे राज्यसभेत पाठवले. त्यांनी वेळोवेळी राज्यसभेचा सभापती असेल, लोकसभेचा अध्यक्ष असेल, देशाचा राष्ट्रपती असेल, प्रधानमंत्री असेल, या देशाचा केंद्रीय कायदामंत्री असेल, त्यांना पत्र लिहिलं आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा लागण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. आपण बहिणीला धन्यवाद दिले पाहिजे. असे कार्यकर्ते बहिणी तयार करते. वेळ झाला त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सगळ्यांची माफी मागतो. आमच्या मनामध्ये साहेब मोठे म्हणजे आम्ही मोठे, नेता मोठा म्हणजे आम्ही मोठा. आम्ही कार्यक्रम यासाठी करतो कारण या राज्यामध्ये दलित समाजाचे जे लीडर आहेत ते या समाजामध्ये आंबेडकरी विचार, मान्यवर साहेब कांशीरामजीचा आणि बहिणीचा विचार पोचू देत नाहीत. म्हणून आम्ही वारंवार आकाश आनंद साहेबांना महाराष्ट्राच्या माफी करणार आहोत आणि या मनुवादाच्या छातावर या ठिकाणी फडकवण्याचं काम करणार आहोत. करायचं की नाही? इतकंच या ठिकाणी सांगतो. जाता जाता मी 2 नारे देणार आहे. माझ्यासोबत म्हणायचं आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हात वर करून बाबासाहेबांचे बच्चे आहात ना? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, मान्यवर साहेब कांशीरामजींचा, बहीण कुमारी मायावतीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. यांचा आवाज आला पाहिजे. बहीण कुमारी मायावतीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. बहीण कुमारी मायावतीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद.
सगळ्यांचा आनंद पाहिजे. देश का नियम कैसा हो, देश का नियम कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय भीम, जय भारत. थँक्यू. यानंतर महाराष्ट्र प्रभारी प्रमादरणीय नितीन सिंह साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करते. मी नितीन सिंह साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करा. आज की इस मीटिंग में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए विशेष तौर पर महात्मा फूले, शाहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब, आजाद भारत की सबसे जनप्रिय, सबसे न्यायप्रिय, सबसे प्रभावशाली नेता आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श मानते हुए आज महाराष्ट्र प्रदेश में मराठवाड़ा जोन की मीटिंग में आपके बीच आए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक, नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी, साथ ही साथ पार्टी की हर परिस्थिति में साथ रहने वाले बहुत ही मिशनरी बाबा साहेब के अनुयायी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार जी, साथ ही साथ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के तौर पर राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ जी, और विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा सम्मानित मंच का, आप जैसे वोटर्स का, सपोर्टर्स का मेरे नितिन सिंह की ओर से जय भीम. साथियों, समय कम है, कम ही शब्दों में अपनी बात रखेंगे, लेकिन जैसा कि बहन जी 50% युवाओं को मौका देती है, तो मंच से मुझे आदरणीय अपने मुख्य अतिथि ने मौका दिया, उसके लिए शुक्रगुजार. और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे जब गुजर गए 1000 दिन. जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी. धन्यवाद साहेब. यानंतर ज्यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये हजारो वर्षापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा नव्हता, जो भारत स्वतंत्र झाला त्यांच्या संविधानावर भारत चालतो, परंतु भारताचं संविधान चालवलं हायकोर्टामध्ये, सुप्रीम कोर्टामध्ये, ज्यांनी संसदेमध्ये भांडून आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा दिल्लीच्या संसदेमध्ये पाठवला, ते म्हणजे आदरणीय अशोक सिद्धार्थ साहेब यांना आपण टाळ्याच्या गजराने स्वागत करू. अशोक सिद्धार्थ साहेब. सम्मानित साथियों, मराठवाड़ा जोन के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, सही मायने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न भोज सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनके बाद इन महापुरुषों के कार्यों को एक नई दिशा देने वाले वामसेवक, DS4, BRC और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक माननीय श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को
न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा जिलों की झारखंड श्री आकाश आनंद जी, जो आज आप लोगों के बीच में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हुए हैं, मंचासी बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर युवा साथी श्री नितिन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, प्रदेश प्रभारी मनीष कामले जी, संचालन कर रहे भाई इस जिले के जिलाध्यक्ष जी, और इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सबका मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही जोशीले अंदाज में आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का काम किया। हमारे युवा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भाई नितिन सिंह जी ने बहुत संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए अपनी बात रखने का काम किया। मैं भी साथियों आपके बीच में और आपके मुख्य अतिथि और आपके मुख्य मार्गदर्शक के बीच में बहुत लंबी बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन चूंकि आप लोग काफी दूर से चल के आए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बातें आप लोगों के बीच में मैं जरूर रखना चाहूंगा। क्यों रखना चाहूंगा साथियों? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है साथियों। आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव और संभवतः विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में एक साथ होने की संभावना है, और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस बार, जैसा कि आप लोगों ने अभी 5 राज्यों के चुनाव में से खासतौर से 4 राज्यों में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो ताबड़तोड़ दौरे करके जो कार्यकर्ताओं को कैंडिडेट के समर्थन में जो जनसभाएं करने का काम किया, और उन जनसभाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ने का काम हुआ है साथियों, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाली 3 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने जा रही है, एक बड़ी ताकत बनने जा रही है। और अगर साथियों, जैसा कि हमारे साथियों ने आने से पहले तमाम तरह के स्लोगन लगाने का काम किया कि देश की नेता कैसी हो, बहन जी जैसी हो, देश की पीएम कैसी हो, बहन जी जैसी हो, लेकिन साथियों ये नारे तब तक खोखले नारे साबित होंगे जब तक इन नारों में जान डालने के लिए बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र का एक कार्यकर्ता तन मन धन से इस नारों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जुटने का काम नहीं करेगा। नहीं तो साथियों, जिस समय से बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जिस तरह से भारत का बहुजन समाज लीडरलेस हो गया था, जिस तरह से बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र जो बाबा साहब की जन्मभूमि कर्मभूमि थी, वहां से साथियों अम्बेडकर का साथियों आंदोलन लगभग समाप्त प्राय था। उस आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम पंजाब के युवा माननीय श्री कांशीराम साहब ने जब देने का काम किया, तो उन्होंने इस महाराष्ट्र के लोगों के साथ साथ इस देश के तमाम लोगों से कहा कि आप लोग नारा लगाते हैं, बोले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, लेकिन हम लोग अपने गरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोग अपने गरेबान में झांक करके देखते हैं कि जो नारा हम लोग लगाते हैं कि महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करने का काम करेंगे, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश के जैसे या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर
जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों की तरह क्या हमने इन नारों में हकीकत में जान डालने के लिए क्या हमने प्रयास करने का काम किया? साथियों, सही मायने में नहीं किया। अगर हमने नहीं किया, अपनी नाराजगी नहीं छोड़ी, तो हम कितने भी नारे लगा लें, इन नारों को हकीकत में तब्दील नहीं कर पाएंगे। यही साथियों बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट की हकीकत है। अगर आप लोग सही मायने में इन नारों में जान डालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, जो एकमात्र इस देश की एकमात्र ऐसी नेता है, एकमात्र ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो इस देश में फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को हकीकत में तब्दील करना चाहती है। तो साथियों, फिर देर किस बात की, कंफ्यूजन किस बात का है, किस बात का साथियों कंफ्यूजन है? क्यों नहीं हम अपनी नेता के साथ, क्यों नहीं अपनी पार्टी के साथ हम साथियों पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं? अगर साथियों महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश की तरह, अन्य प्रदेशों की तरह पूरी ताकत के साथ खड़े हो, तो अगर आप साथियों इस वर्ष के चुनाव में आप लोग अपना खाता खोलने का काम करेंगे तो अगले चुनाव में निश्चित रूप से आप बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे, हम जब तक हम पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकते हैं, जब तक हम पॉलिटिकल पावर को अपने हक में कैप्चर करने के लिए ताकत नहीं तैयार कर सकते हैं, तब तक कम से कम हम पॉलिटिकल क्राउड को बनाने का काम करें, तब तक हमें राजनीतिक शक्ति को बनाने का काम करें। साथियों, इतिहास इस बात का साक्षी है। ये महाराष्ट्र का वही प्रदेश है जिस प्रदेश के युवाओं ने, जिस प्रदेश के नौजवानों ने बाबा साहब की इसी धरती का, जहां से बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया था, यहीं की यूनिवर्सिटी को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के नाम को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जान तक देने का काम किया। और साथियों, इस कांग्रेस पार्टी जो इस प्रदेश में भी सत्ता में थी, केंद्र में भी सत्ता में थी, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लगातार सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात तो दूर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम में बाबा साहब का नाम तक जोड़ने का काम नहीं किया था। अगर साथियों झूठ बोल रहे तो बताने का काम करेंगे, नहीं किया था। यहाँ तक कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद वर्षों तक जो उन्होंने विधानसभा में पारित कर दिया था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में नाम परिवर्तन के लिए, उसको भी उन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया था। कब इंप्लीमेंट करने की सोची? जब माननीय श्री कांशीराम साहब ने इसी महाराष्ट्र की धरती से 1971 में आरपीआई और कांग्रेस के बीच हुए समझौते से सबक लेकर के महाराष्ट्र से जाकर के उस सूखे पड़े आरपीआई के सूखे पड़े पौधे को सींचने के लिए बहुजन समाज पार्टी के रूप में तैयार करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। और 1984 के दिसंबर 1984 के अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो साथियों जो पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी थी, उस कमिटमेंट के साथ बनी थी कि वो हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। जब इन नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और चंद महीनों के बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो कम समय में पूरे 5 साल से पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए, तो जब चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी किसी हाथी चुनाव निशान को मान करके चुनाव लड़ने का काम किया, इसी हाथी चुनाव निशान को मान करके चुनाव लड़ने का काम किया और लगभग 300 सीटों पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी। आदरणीय बहन जी कैराना से चुनाव लड़ी, 44,443 वोट पाकर के देश में सबसे ज्यादा बीएसपी में कैंडिडेटों ने वोट लेने का काम किया। माननीय श्री कांशीराम साहब मध्य प्रदेश के जांजगीर से चुनाव लड़े, 36,000 कुछ वोट लेके सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर वोट लेने वाले रहे और टोटल लगभग 10 लाख वोट पाए, जबकि उसी समय सबसे बड़ी आरपीआई घोगरा ग्रुप ने मात्र 1,00,000 वोट लेने का काम किया, जबकि 8 महीने की बहुजन समाज पार्टी ने 10 लाख से ज्यादा वोट लेने का काम किया। तो जो नारे माननीय कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने 14 अप्रैल 1984 को लगाने का काम किया था कि
अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। जो भोजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। उन नारों में जान डालने के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने, अदरणीय बहन जी ने कड़ा संघर्ष करने का काम किया और मात्र 5 साल के अंदर ही 84 के चुनाव के बाद 89 में चुनाव हुए। 89 में चुनाव होते ही 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर के बीएसपी आई और 13 विधायक जीत करके बहन जी ने बीपीसी की सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। मंडल कमीशन के साथ साथ बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जिन बाबा साहब को तमाम तरह के संघर्षों के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और 1990 तक साथियों किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। कब देने का काम किया? जब बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखते हुए कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद व्हिच वी कैन ओपन एनी लॉ, आइदर सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लॉ। साथियों, उस तरह जब उस मास्टर की तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया तो मजबूरी में बीपीसी की सरकार ने न सिर्फ बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया, बल्कि जो डिमांड इस देश में सबसे पहली बार मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी ने लगाने का काम किया था। और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दम पर, क्योंकि वो चाहते थे कि बहन जी कोई मंत्रालय ले लें और पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे रहें। चुपचाप बैठी हैं, लेकिन बहन जी ने कहा कि मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, हम मंत्री बनना चाहेंगे तो अपने दम पर बनेंगे। और वो बहन जी ने करके दिखाने का काम किया। मंत्री नहीं बनी बहन जी, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सीधे मुख्यमंत्री बनने का काम किया। और साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी ने साहब को राष्ट्रपति बनाने की बात की, बहन जी को राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की, तो जैसे साहब ने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं बनना है, मुझे इस देश का शासक बनना है, कि मुझे इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी केंद्र में कोई मंत्री या कोई और पद नहीं लेना चाहती हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने का काम करेंगे। ये काम कैसे संभव हुआ साथियों? राजनीति की मेहनत के बाद संभव हुआ। राजनीति की मेहनत के बाद, क्योंकि साथियों आज हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर आनंद जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि आखिर बीएसपी और अन्य पार्टियों में अंतर क्या है, बीएसपी के सांसदों में और अन्य सांसदों में क्या अंतर है। तो माननीय उपाध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। क्यों वो बात आई? जैसे कि आपने अध्यक्ष जी ने कहा, जो स्टैचू सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल में लगाने का काम किया गया बाबा साहब का, वो साथियों मैं आपको बता दूं, इस देश में बाबा साहब के पार्लियामेंट में स्टैचू के लिए भी संघर्ष करने का काम साथियों 1965 में सबसे बड़ा काम साथियों भले ही आरटीआई के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उत्तर प्रदेश से हुआ था। तब पार्लियामेंट में स्टैचू लगी थी साथियों। और इस बार भी साथियों जो एडिशनल बिल में स्टैचू लगाने की बात आई थी, तो साथियों ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्तर महाराष्ट्र से नहीं थे, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए एससी के जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बैठते हैं एससी के, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बताया कि यही अंतर है जो पार्लियामेंट लोकसभा में जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, उनमें जो बीएसपी को छोड़ करके अन्य पार्टियों के सांसद जो बैठते हैं, वो वहां पर सांसद उनके नहीं होते हैं, बल्कि उन पार्टियों के सांसद होते हैं जिन पार्टियों से चुन करके आते हैं। इसलिए वो वहां कैसे बैठते हैं? डीप और घूंगे और पहले की तरह बैठते हैं। यही कारण था जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील माननीय ढाबले जी मंत्री जी के पास गए कि साहब पार्लियामेंट के उसमें एडिशनल बिल में स्टैचू लगना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के लोग कहते हैं उन्होंने उस बात को बताया। जब वो तमाम एमपी के पास घूम फिर करके आए,
लौट के जब मेरे पास किसी ने बताया भाई एक सांसद है अशोक से जाके उनके पास जाइए, मेरे पास आए तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आपको जवाब दूंगा। आदरणीय बहन जी से मैंने पूछा तो बहन जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। बहन जी के निर्देश पे साथियों मैंने प्रयास किया। मैं नहीं कहता हूं कि साथियों मेरे प्रयास से वो हुआ, लेकिन एक बात जरूर है कि साथियों वो स्टोरी आपको याद रखना चाहिए कि जंगल में जब आग लगी थी तो वहीं पर बंदर और तमाम जानवर उस लगी आग को तमाशा देखने का काम कर रहे थे और एक चिड़िया अपनी चोंच से 2 बूंद पानी ला करके उस आग को बुझाने की प्रयास कर रही थी। तो बंदर उसको मजाक बनाते हुए बोला कि भाई तुम्हारे 2 बूंद से क्या होगा, फड़फड़ा के जल के मर जाओगी। तो उसने कहा मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा, मेरा नाम बुझाने वालों में होगा। ऐसे ही साथियों उन 131 सांसद जो बैठे थे उनमें बीएसपी के सांसद को छोड़ करके किसी ने भी साथियों उस पार्लियामेंट उस सुप्रीम कोर्ट के विंग में स्टैच्यू लगाने के लिए प्रयास करने का काम नहीं किया। प्रयास अगर किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो साथियों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, वो दूसरा एग्जाम्पल था कि जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल आया, आप लोगों को याद होगा जब प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम इस देश में सबसे पहली बार किसने किया, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जो नायब तहसीलदार था सीधा साथियों डिप्टी कलेक्टर बन गया, जो जूनियर इंजीनियर था सीधा एक्सीम बन गया, जो साथियों क्लर्क था वो साथियों अपने ऑफिस का सुपरिटेंडेंट बन गया, जो तहसीलदार था साथियों सीधा एडीएम बन गया, जो एसडीएम था साथियों वो कलेक्टर तक की स्थिति में पहुंच गया। कहने का मतलब साथियों ये है लाखों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन के उच्चियों के कारण जो बहन जी ने 2007 से 12 की सरकार में सरकार बनते ही 7 का लाभ देकर के लोगों को प्रमोट करने का काम किया था, लाखों लोगों को लाभ देने का काम किया था। देश में पहला प्रदेश आदरणीय बहन जी का उत्तर प्रदेश था, पहला प्रदेश था। लेकिन जब बहन जी की सरकार गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वो साथियों कोर्ट पे चली गई, वो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, बहुजन समाज पार्टी लड़ती रही। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और बीएसपी के बूते पर उनकी सरकार चल रही थी तो बहन जी ने राज्यसभा में उस बिल को पास करा दिया था। राज्यसभा में बिल पास हो गया, लेकिन जब लोकसभा में आया तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो 131 लोकसभा मेंबर चुन के आते हैं, जो बीएसपी से चुन करके आते हैं, वो पूरे देश में कहीं भी एट्रोसिटी हो SC/ST पे ओबीसी पे तो बीएसपी के सांसद लोकसभा में उठाने का काम करते हैं, राज्यसभा में उठाने का काम करते हैं। लेकिन बाकी पार्टियों के सांसद चाहे आपका राहुल सिंघानिया हो, चाहे आपके साथ ठाकरे जी हो, चाहे तमाम और तरीके के हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे प्रमोशन रिजर्वेशन की बात हो, एग्जाम्पल आपके सामने है। जब लोकसभा में बिल आया पहले तो कांग्रेस और बीजेपी की नीयत नहीं थी कि ये बिल पास हो, लेकिन फिर भी उसका साथियों सेरा किसके ऊपर गई, समाजवादी पार्टी के उस दलित एमपी के ऊपर गई। वो दलित समाज का एमपी था जिसने उस बिल को फाड़ने का काम किया था, किसकी सर पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के सर पर। और उसने किसने साथ दिया था, एक क्षत्रिय समाज के लोकसभा मेंबर जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जिनके बेटे नीरज शेखर ने। साथियों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो 131 मेंबर आप पार्लियामेंट चुन करके जाते लोकसभा में, अगर बीएसपी से चुन करके जाएगा तो आपकी बात को उठाएगा। आपके इसी जिले से जो एमएलए चुनकर आमदार चुनकर जाते हैं, क्या आपकी बात उठाते हैं? आपकी इसी जिले का जो रिजर्व सीट से आमदार चुनकर के जाता है वो क्या कहता है, हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। यही तो यही कहते हैं। और हम और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं हिंदू राष्ट्र में हमारी आपकी स्थिति क्या होगी, हमारी आपकी स्थिति क्या होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था होगी, और वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम और आप कौन सी श्रेणी में आएंगे, फिर से चौथी श्रेणी में आएंगे। कहने का मतलब साथियों ये है कि बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में सिर्फ यही अंतर है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज में
जागरूकता पैदा करके उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहती है और अन्य पार्टियां आपको गुलाम बनाए रखना चाहती है। अब आपको ऊपर फैसला करना है, फैसला आपको करना है कि आप इस देश को हुक्मरान समाज बनना चाहते हो या फिर पहले की तरह गुलाम बने रहना चाहते हो। ये फैसला आपको करना है साथियों कि आप ऐसे आमदार को चुनना चाहते हैं, ऐसे खासदार को चुनना चाहते हैं जो आपके सुख दुख, आपके ऊपर एट्रोसिटीज को लोकसभा और राज्यसभा में उठाने का काम करे। ये फैसला साथियों आपको करना होगा, तभी उन नारों में आप जान डाल पाओगे कि आप भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन जी करेगी पूरा। ये तभी साथियों इस नारे में तभी जान पड़ेगी जब सही मायने में आप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के बताए इशारे पर आप संगठन को सही मायने में ईमानदारी निष्ठा से बनाने का काम करेंगे। तभी साथियों आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं साथियों बहुत ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी आप लोगों के बीच में बैठे हैं और वो आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक है वो भी आपके बीच में बात रखेंगे। साथियों जैसे उत्तर प्रदेश में हमने 1-2 बार नहीं 4-4 बार सरकार बनाई है, हमने तमाम प्रदेशों में अपने आमदार और खासदार चुनने का काम किया है, इसलिए कुछ कठिन भी नहीं है, केवल आपको हिम्मत जुटाने की बात है। क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद समाज। धन्यवाद साहेब. निश्चितच आम्ही तो प्रयत्न करू आणि आम्ही ज्यांना ऐकायला आलोय त्यांचं मी नाव घेण्याअगोदर आपण जोरदार घोषणा देऊया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो. आता संघटन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. आता संघटन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. या देशातल्या प्रस्थापित राजकारण्यांच्या वंशजांना आणि पूर्वजांना कायमस्वरूपी घरी बसवण्यासाठी आणि बाबासाहेबांचा निळा ध्वज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी जे तरुणांमध्ये आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत असे माननीय आकाश आनंद साहेब आपणास मार्गदर्शन करणार आहेत. आकाश आनंद साहेब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. आकाश आनंद साहेब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. आकाश आनंद साहेब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. जोरदार ताळ्या वाजवून सर्वांना सहकार्य करायचं. जय भीम. माइक ने बोलती बंद कर दी. जय भीम. आप सब थक गए लग रहा है. नहीं, भूख नहीं लग रही. अरे आप इतनी दूर से चल के आए हैं, आपकी इस मेहनत को कि आप इतनी दूर से चल के आए, इतनी देर से आप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी शांति से आप हमें सुन रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक बार मंच से कहूँगा कि ज़ोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए. यहाँ पे आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो इतनी दूर से आई, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ. और स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सब आए, पार्टी के मिशन के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे जाके समाज में बताने का काम कर रहे हैं. तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी माता बहनों के लिए. आज पहली बार मीटिंग में, कार्यकर्ता सम्मेलन में मैंने इतने छोटे छोटे बच्चे मीटिंग में आते हुए देखे. तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी किस तरीके से बढ़ रही है.
और मैं शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि ये बंद दरवाजे की एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, बोलने में कि आज मुझे पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरी पीढ़ी मेरे साथ खड़ी है। साथ ही आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी और बुजुर्ग सभी इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद हैं, इतनी देर से इतनी पेशेंटली हमें सबको सुन रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी युवा और बुजुर्ग साथियों के लिए। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, तात्या भील मामा जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमज़ोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज यहां मंच पर मौजूद हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री आनंद कुमार जी, साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र प्रदेश के कोऑर्डिनेटर श्री अशोक सिद्धार्थ जी, और इनके साथ साथ आज मौजूद सभी बड़े छोटे पदाधिकारी और उनके साथ आज यहाँ इस सभा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ता गण का मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं आपसे वही चीज़ें नहीं दोहराने वाला जो अभी हमारे सारे लीडर्स बोल के गए। उन्होंने आपको बताया कि पिछले जब से पार्टी बनी तब से बाबा साहब से लेके बहन जी तक के संघर्षों में क्या काम हुए, मैं बहन जी ने और बाबा साहब ने, मान्यवर साहब ने क्या संघर्ष किए और क्या क्या हमारे समाज के लोगों के लिए क्या क्या काम करके और किस तरीके से उन्होंने हमारे समाज को आज यहाँ तक लाके खड़ा किया, तो वो आपको बता चुके हैं। मैं आपसे आने वाले अगले 10 साल की बात करना चाहूँगा। मैं आपसे BSP के भविष्य की बात करना चाहूँगा और उसके साथ साथ हम आज कहाँ खड़े हैं वो भी समझना चाहूँगा। अगर मैं कुछ गलत समझूँ तो आप मुझे बेशक टोक देना, क्योंकि ये बंद दरवाजे की मीटिंग है। मुझे नहीं पता बाकी पहले कैसे चलता है, बट मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर किसी को लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो अपना हाथ उठा के बोले कि भैया ये गलत है, तो मुझे कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं उससे। तो साथियों, आज मैं आपसे आज का और आने वाले 10 साल का उसके बारे में बात करूँगा। पर इन सब में जो टिपिकल एक भाषण होता है मैं वो आज आपके सामने नहीं रखूँगा। ना मैं आपसे आज यहाँ की जो कहूँ अगर निकम्मी एकनाथ शिंदे, शिवसेना और बीजेपी की जो बिल्कुल ही बेकार सरकार चल रही है उसके बारे में भी बात नहीं करने वाला। ना मैं आज केंद्र की भाजपा की सरकार जो सिर्फ धोखा और घोटाले करने वाली है, जो आज तक अभी किसी के सामने आया नहीं, पर जैसे ही ये सरकार केंद्र से हटेगी तब आपके सामने आएगा कि किस कदर इसने हमारे समाज को अंदर से खोखला किया है। ना मैं इसकी आज बात करूंगा और ना मैं बात करूंगा ऐसे कोई लंबे चौड़े वादे जो हम 2024 में करके दिखा देंगे। मैं आज आपसे सीधी बात करूंगा और वो बात करूंगा जो मैंने पिछले
2.5-3 साल में आप सबसे सुनी है, जो महसूस करी है। और अगर कुछ गलत महसूस या समझा तो आप प्लीज़ मुझे टोक देना। मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीक़ों को लेके, कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। अगर मैं आपके सामने 2-3 रखूं तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, कि ये सही है कि गलत है। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सही है? नाम नहीं लेना, हम बस काम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा है? सही बात है? सही बात। क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में युवा साथियों को उतना मौका नहीं दिया जाता जितना दूसरी पार्टियों में दिया जाता है? ये भी बात सही है? एक बार आप सब अपने हाथ उठा के बता दो कि अगर इन तीनों में से तीनों बातें सही हैं, आपको सही लगी तो एक बार हमें पता चल जाए। देखिए साथियों, इनके जवाब हमारी बहन जी कई बार दे चुकी हैं। ये बात जो आपको लगता है सही है, ये जो बात आप समझ रहे हैं, जो आप दबी आवाज़ में बोलते हैं, वो बहन जी तक पहुंचती, और बहन जी ने इनके लिए कई बार सल्यूशन भी दिए, कई बार इसके लिए आपको आगे सल्यूशन दिए ताकि हम उसे सुधार सकें। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें बहन जी तक नहीं पहुंची, बट मैं आप लोगों के बीच में एक बार दोबारा से ये दोहराना चाहता हूं, इसलिए ताकि आपको भी मालूम हो कि आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी या आपको जो कमियां लग रही हैं वो लीडरशिप तक पहुंच रही है कि नहीं। तो साथियों, ये बहन जी की तरफ से मैं आप सबसे बोलता हूं कि हाँ, हमने इन दिक्कतों को समझा है, देखा है, महसूस किया है, और इसके लिए कई बारी इसके लिए समाधान, इसके लिए हमने सॉल्यूशंस भी देने के काम करे। परंतु साथियों, इनके जवाब जैसे मैंने कहा बहन जी ने कई बार दिए, परंतु परेशानी इन सवालों के जवाबों को ढूंढने में नहीं है। बहन जी ने इन सवालों के जवाब कई बार दिए, बल्कि हमें परेशानी इन सवाल के जो जवाब हमें मिले उनको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में आती है। क्या आप ये मानते हैं कि बहन जी ने अगर आप लोगों की परेशानी समझी और उसका सल्यूशन दिया तो शायद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं छोड़ गए? क्योंकि अगर आपकी बात उन तक पहुंची है तो उन्होंने भी समझा कि अपने कार्यकर्ता की अगर दिक्कतें हम सॉल्व नहीं करेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता से बनती है और कार्यकर्ता चलता है तो पार्टी चलती है। ये बहन जी और हम सब मंच पे जो मौजूद हैं सब बखूबी समझते हैं। तो शायद सल्यूशन देने में दिक्कत नहीं, सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में कुछ कमियां रह गई हैं। मैंने कई बार सुना है हमारे साथियों से कि फलाना पार्टी में तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है। मैंने अपने साथियों से सुना है कि भाई फलाना पार्टी में तो यूथ विंग है, उस पार्टी में तो सोशल मीडिया विंग है। पर साथियों, मैंने ये कई बार सोचा कि यार ये तो बात सही कह रहे हैं हमारे लोग कि यार दूसरी पार्टियों में यूथ विंग होता है, पर बहन जी ने इसका क्या सल्यूशन दिया और हमने उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन किया। दूसरी पार्टियां यूथ विंग बना के उसे रीजनल स्तर पे छोड़ देती है, कॉलेज के लेवल पे छोड़ देती है, लोकल बॉडीज तक छोड़ देती है। बट बहन जी ने क्या किया कि यूथ को सीधा राष्ट्रीय स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। बहन जी ने क्या करा, सब यूथ को ऊपर से लेके नीचे तक पार्टी के हर पदाधिकारी के हर लेवल पे 50% यूथ को रिजर्वेशन दिया। बहन जी ने वो काम किया एक कदम आगे बढ़ के जो दूसरी पार्टियां पीछे रह गई। पर दिक्कत कहां आई, हम आज तक, और मैं ये बड़ा खुल के बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, हम आज तक वो सारे पद कभी सही तरीके से पूरे नहीं भर पाए।
ना ही हम उन पे हमारे 50% युवा साथियों को लगा पाए, ना ही हम उस पे अपने काबिल कार्यकर्ताओं को लगा पाए। ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सल्यूशन नहीं है। साथियों, फिर दूसरी बात आई कि भाई दूसरी पार्टियों में तो सोशल मीडिया विंग है। मुझसे बोला कि भैया आप सोशल मीडिया विंग क्यों नहीं चलाते, आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे नैरेटिव कंट्रोल करते, क्यों आप हमारे लोगों की बात आगे नहीं रख पाते, कि लोगों की तो हवा बन जाती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। मैंने ये बात भी समझने की कोशिश करी और ये बात सही है कि हमारा सोशल मीडिया विंग थोड़ा सा कमज़ोर है, परंतु इसमें एक दिक्कत है। जब मैंने दूसरी पार्टियों की सोशल मीडिया देखी तो उस पे जो लोग सोशल मीडिया पे अपने पार्टी के बारे में बताते हैं वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते, कभी भी बुराई नहीं करते, कभी भी अपनी कमियां आगे नहीं रखते। हम में एक कमी है, मैं ये बड़ा खुल के बोलता हूँ, हम में एक कमी है कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, जब भी हमारे कार्यकर्ता को कोई तकलीफ या दिक्कत होती है, तो वो बेचारा सबसे पहले मासूमियत में ही सही, नादानी में ही सही, सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके अपनी दिक्कत बताता है। शायद वो गलत है, पूछिए क्यों? जब आप अपनी कमी ऐसे ओपन में डालते हैं, भाई जब आप अपने घर की दिक्कत बाहर समाज में ऐसे डालते हैं तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। उससे क्या लगता है कि भाई हम कमज़ोर हैं, सामने वाला दुश्मन हमें समझता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ तो झगड़े बहुत हैं, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ गलतफहमियाँ बहुत हैं। उससे वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसको और नेगेटिव बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो पार्टी ख़त्म हो गई, ये तो लोग आपस में ही बिखर गए, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बीएसपी नहीं फलाना दूसरी पार्टी है। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको सल्यूशन दूं कि हम सोशल मीडिया विंग बनाएंगे, हम इसको ऐसे नैरेटिव कंट्रोल करेंगे, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आगे अपने साथियों को बताएं कि अगर कभी भी कोई दिक्कत है, कभी भी कोई आपको परेशानी है, उसे कभी भी मीडिया पे ना डालें। आप अपनी दिक्कत लेके अपने कमेटी के पास आओ, नहीं सुनते कोई बात नहीं। कभी कभार मुझे भी लगता है, मैं घर में छोटा हूँ, मैं अपने पापा से शिकायत करता हूँ कि पापा ये ठीक नहीं है, वो जी ये ठीक नहीं है। मैं अपने सीनियर से बोलता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बट वो नहीं सुनते। मे बी उन्हें ज़्यादा अच्छा पता है, वो हमसे थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें थोड़ा सा आगे का दिख रहा है। मे बी हमें जो आज गलत लग रहा हो वो हमारे आगे के फ़ायदे के लिए हो, तो आज उसे वहीं पे छोड़ दें। आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी कमेटी तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया, आपने वहां तक लेके गए, आपने अपना मैसेज डाल दिया, आपका मैसेज कहीं ना कहीं ज़रूर सुना जाएगा। जैसे आज मैं आपके सामने 3 कमियां लेके आया, तो ये आप ही सभी की कमी है। आपने कभी इसको ऊपर खोलने में नहीं बोला, बट आपकी कमियां, आपकी जो आपने जो कमज़ोरियां बताई वो पहुंच गई ना लीडरशिप तक। ऐसे ही अगर आप अपनी कमियां सोशल मीडिया पे ना डालकर अपने कमेटी में, अपने लोगों में बताएं, उससे बाहर दुश्मन वाला हमारी कमियों का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुश्मन को कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना दिखाएं। हमें हमेशा बाहर समाज में एकजुट, एक मजबूत और एक ताकतवर परिवार की छवि देनी है। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लान दूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे कभी नेगेटिव ना डालें और कोशिश करें जब भी कोई आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ दिखे, कोई मीटिंग ले रहा है, कोई कैडर ले रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, आपस में ही परिवार में 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसे आप डालो। उससे क्या है कि आपकी अच्छी बात बाहर पहुंचेगी। आप उन लोगों को समझ आएगा कि शायद बीएसपी सामने एकदम फ्रंट पे आके नहीं लड़ती, बट उनकी जो नींव है वो इतनी मजबूत है कि घर में बच्चा बच्चा बाबा साहब से लेके अपने हर संत गुरु के बारे में जानता और पहचानता है। तो साथियों, ये रही बात सोशल मीडिया की। अब इसके बाद तीसरी दिक्कत है
और बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। साथियों, अब आने वाले कुछ महीनों में हम पिछले 2.5 साल से सुन के समझ के दिक्कतों को कुछ काम कर रहे थे और उसके लिए अब आने वाले कुछ महीनों में हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे। ऑफ कोर्स आने वाले कुछ महीने थोड़े से क्रिटिकल हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसके साथ साथ विधानसभा का महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो स्ट्रैटेजी रोल आउट करेंगे उसको हम थोड़ा सा संभल के और सोच समझ के करेंगे। या आने वाले कुछ ही महीनों में, जैसे मैंने कहा, बहन जी के दिशा निर्देशन के अनुसार हम आप सबके बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस चेंजेस लेके आएंगे जिससे आप सब अपनी बात सीधा बहन जी तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे। वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि आप बोले और बहन जी उधर से जवाब दें, परंतु आपकी बात बहन जी तक जरूर पहुंच जाए, ये हम जरूर करके देंगे। साथियों, इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव जो अब हमारे सर पर है और हमें अभी बहुत काम करना बाकी है, तो मैं आपको 2024 के लिए कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करके जाऊंगा, परंतु अगर आपको मैं कहूं कि जो हम आज से 10 साल पहले थे, अगर हमें वहीं पे वापस जाना है, उसी हाइट पे पहुंचना है, उसी ताकत और उसी मजबूती पे दोबारा पहुंचना है, तो आज से हमें अगले 10 साल के लिए मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत एक एक करके करनी होगी, एक एक कदम बढ़ा के करनी होगी। ये कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं कि हमने आज यहाँ से लगाई और कल हम छलांग मार के सीधा प्रधानमंत्री बन गए, वो पॉसिबल नहीं है। बट हम आज से मेहनत करना शुरू करेंगे तो अगले 10 साल में वापस वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे बीएसपी पिछले 2007-8 में थी, अपनी हाइट पे थी। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं। मैं और ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा, मैंने अपनी बात समक्ष में इतनी ही रखनी चाहिए, आप लोगों की समझनी चाहिए और आपको बताना चाहा कि आगे क्या है, अगले 10 सालों में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सल्यूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते थे। तो अपनी बात मैं आखिर में एक और बात रखूँगा, ये अंग्रेज़ी में होगी, बट इसके बाद फिर मैं अपना बाकी सारा समय हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जी को देना चाहूँगा। तो साथियों, सो डियर कॉमरेड्स, आई बिलीव फॉर अस to be the next generation of India. I believe BSP has the opportunity today that it hasn't had in the last decade. We will build the party from ground up and come up stronger than ever before because the future is ours to take. We believe in Baba Saheb's vision of India. We believe in our founder's vision of BSP, and we believe in our leadership's ability to transform this party once again and bring BSP to forefront of Indian politics. साथियों, अपनी ये बात यही ख़त्म करते हुए आप सबका तहे दिल से एक बार दोबारा से धन्यवाद करते हुए, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साहब। यानंतर बहुजन समाज पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
आनंद कुमार भाई साहब आपल्या मार्गदर्शन करतील. बहुजन समाज पार्टीचा बहुजन समाज पार्टीचा आनंद कुमार साहेब संतोष करे. आनंद कुमार साहेब संतोष करे. आनंद कुमार संतोष करे. बहुजन समाज पार्टीचा बहेंद्र संतोष करे. बहेंद्र संतोष करे. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. हेलो 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 जय भीम साथियों, जय भीम. आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? सुस्त हो गए, थक गए? अभी आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर ने अच्छी बातें बताई, उसके बाद तो आपके अंदर और जाना जानी चाहिए. साथियों, सबसे पहले मैं अपने देश में, भारत देश में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को हार्दिक दिल से आदर सम्मान व नमन करने के साथ साथ इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर वे इनके आधे अधूरे पड़े कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाली मेरी खास आदर्श वे प्रेरणा तथा हम सब की सम्मानित एवं बहन जी के नाम से लोकप्रिय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, जो आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टेट की 4 बार मुख्यमंत्री वे संसद में कई बार लोकसभा एवं राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हैं और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. इनको मैं पूरे तहे दिल से आदर सम्मान करता हूं. साथियों, मैं आपके महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के संबंध में कुछ अपनी बातें रखने आया हूं. वैसे आप लोगों को यह मालूम है कि बीएसपी पूरे देश में विशेषकर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की तथा सर्व समाज में से गरीबों के हितों के लिए भी बनी एकमात्र अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की पार्टी है, जिसे पार्टी के लोग यूपी की तरह देश के अन्य राज्यों में अभी तक कामयाब नहीं बना पाए हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र स्टेट भी शामिल है. ओह, बहुजन समाज पार्टीचा बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो. अच्छा, सगळेजण आपापले टॉर्च लावा, टॉर्च मोबाईलचे. सगळे इथं थांबा. बहुजन समाज पार्टीचा बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद. बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद. बीएसपी आई है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है. जिंदाबाद जिंदाबाद. बीएसपी जिंदाबाद. अरे बीएसपी आई है, बीएसपी आई है. अरे बीएसपी क्या करेगी? जनता का संघर्ष करेगी. अरे बीएसपी क्या करेगी? जनता का संघर्ष करेगी. अरे पार्लियामेंट से आई आवाज. बहन जी आप संघर्ष करो. माननीय आनंद कुमार साहब आप संघर्ष करो. हम आपके साथ हैं. माननीय आकाश आनंद साहब आप संघर्ष करो. हम आपके साथ हैं. अरे बीएसपी आई है, बीएसपी आई है. बीएसपी के 3 कप्तान दलित ओबीसी मुसलमान. अरे बीएसपी के 3 कप्तान दलित बहुजन समाज पार्टीचा
हेलो 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 क्या हेलो 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 क्या बात है? एक मिनट, वो रिस्टार्ट हुआ ना उधर ओके सिस्टम, 2 मिनट सर। अरे बहुजन समाज पार्टीचा अरे बहुजन समाज पार्टीचा अरे भाईजी आप संघर्ष करो, हेलो अरे भाईजी आप संघर्ष करो, माजिद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद अमोल चलो भी जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो नहीं ठीक थोड़ा सा हेलो हेलो अच्छा। और इसका मुख्य कारण यह रहा है कि हमारे इन वर्गों के लोगों यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात पर अभी तक पूरे तौर पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, अभी 6 दिसंबर आने वाला है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर श्री कांशीराम जी ने किया और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम माननीय बहन जी कर रही हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इन वर्गों के लोगों को यह कहा था कि मैंने अपने काफ़ी अथक प्रयास व संघर्षों से इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन इनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन वर्गों के लोगों को केंद्र व राज्य की भी सत्ता खुद अपने हाथों में लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इनको अपना एक राजनीतिक मंच बना के उससे उन्हें जुड़ना होगा और इनका पूरे देश में एकमात्र सही राजनीतिक मंच केवल बहुजन समाज पार्टी ही है, जिससे इन्हें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी केवल यूपी को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में अपनी पार्टी को अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है। जबकि इसके लिए खासकर हमारे इन दोनों महापुरुषों ने इन वर्गों के लोगों को संगठित करने व एक राजनीतिक मंच पर लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और अब इस कार्यों में इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय बहन जी पूरी जी जान से लगी हुई हैं, क्योंकि ऐसा किए बिना अर्थात इन वर्गों को बीएसपी से जोड़े बिना हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। और यही हालात हमें यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब तक केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में अधिकतर समय कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना व एनसीपी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी पार्टी की सरकारें चलती रहेंगी, तो तब तक यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार अपने इन वर्गों के लोगों का सही विकास व उत्थान नहीं हो सकता और ना ही इन्हें भारतीय संविधान में मिले खासकर आरक्षण व अन्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र व राज्यों की भी सरकारें अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टरों को देकर इनके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने लगी हैं। साथियों, आरक्षण धीरे धीरे कैसे खत्म हो रहा है इसका मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सरकारी नौकरियाँ तो ये भर्तियाँ निकालेंगे नहीं और काम प्राइवेट लोगों को देते जाएंगे। जब काम ये प्राइवेट लोगों को देते जाएंगे और भर्तियां करेंगे नहीं तो आरक्षण अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें आरक्षण की सुविधा दे के गए हैं, इस केंद्र में राज्यों की मनुवादी सरकारें
अपनी सरकारी कामों को प्राइवेट आदमियों को देके उस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं और इसका हमें पता भी नहीं लगेगा और आरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस सब से बचने के लिए आप सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद अपने लोगों को समझाना है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए अभी तक कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही ऐसी सरकारों के चलते ना ही इन पर अन्याय अत्याचार बंद हो सकते हैं। इसके अलावा ना ही यह सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी विकास में उत्थान हो सकता है। और अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग यहाँ अपने महाराष्ट्र प्रदेश में खासकर अपने दलित, पिछड़े हुए, अन्य उपेक्षित वर्गों का हर स्तर पर सही विकास में उत्थान आदि करना चाहते हैं और साथ ही इन पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार से भी इन्हें निजात दिलाना चाहते हैं तो फिर यहाँ आप लोगों को महाराष्ट्र प्रदेश में भी अपनी खुद की पार्टी यानी कि बीएसपी की हर मामले में मजबूत बना के इसे सत्ता में ज़रूर लाना होगा। और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर बीएसपी में जोड़कर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना होगा, जिसके लिए यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी के संगठन को तैयार करने व जनाधार को बढ़ाने के लिए आपको जो जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं उनका आप लोगों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पालन करना होगा। इसके अलावा बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बामसेफ का तथा पार्टी के कार्यक्रमों में अनुशासन को बनाने के लिए बीबीएफ का जो गठन किया गया है और जिन लोगों को भी इन सभी संगठनों की यहाँ आपके प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें भी माननीय बहन जी के द्वारा इस संबंध में दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरे ढंग से निभाना है। साथ ही इन सबको कैडर कैंप के जरिए इन सभी संगठनों के संबंध में पार्टी की मूवमेंट के बारे में तथा इससे जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के कार्यों के बारे में भी जरूर बताना है। लेकिन इन सभी संगठनों में आपको 50% पदाधिकारी नौजवानों को भी जरूर रखना है। साथ ही उन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। इसके साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए आपके प्रदेश में यहाँ विरोधी पार्टियाँ जो आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे अपनाती रहती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को समय समय पर जरूर सावधान रहना है। और यदि आप लोगों ने इन सभी बातों पर सही से अमल कर लिया और यहाँ अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ा लिया तो आप लोग अपने प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर ला सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को यह भी अनुरोध करता हूँ कि आपके प्रदेश में जब भी यहाँ विधानसभा का आम चुनाव होता है तथा देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो उसमें आप लोगों को अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। साथ ही अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के बाद ही यहाँ आप अपने लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सही बदलाव ला सकते हैं। साथ ही इनको जुल्म जाति से भी छुटकारा मिल सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर यहाँ अपनी पार्टी के संगठनों को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने पार्टी के जनाधार को भी बड़े पैमाने पर
यहाँ अपने प्रदेश में बढ़ाना होगा। यहाँ आपके प्रदेश में नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में श्री अशोक सिद्धार्थ जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नितिन सिंह केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने, प्रदेश कोऑर्डिनेटर एडवोकेट मनीष कावडे जी मिलकर पार्टी को मजबूत करने में पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं और इन सब की वजह से ही यहाँ अब अपनी पार्टी का जनाधार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैसे मुझे इन पर पूरी उम्मीद है कि इस कार्यों में आगे भी ये लोग हमारे लोग पूरी जी जान से आगे मेहनत करते रहेंगे। इसके साथ साथ साथियों 6 दिसंबर आ रहा है, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पर जितने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं अपने हर ज़िले में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। हर ज़िले में जाकर अपने लोगों को समझाएंगे कि बाबा साहब ने क्या क्या काम किया। उन बाबा साहब के कामों को, उनके कारवां को मान्यवर श्री काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और मान्यवर श्री काशीराम जी जो कारवां अधूरा छोड़ के गए थे, उस कारवां को बहन जी पूरी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस कारवां को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाएं कि बहन जी आगे चल के सत्ता में आए, तो यही बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी विश्वास भरोसे के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन। धन्यवाद साहब। यानंतर आभार प्रदर्शन जिल्हाध्यक्ष समाधान जाधव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा यापूर्वी साहेबांना काही आयावेळी ऑप्शन करणार आहेत या महिला बहुजन समाज पार्टीचा सगळ्यांचा आवाज येऊ द्या। समजलं ना, साहेबांनी सांगितलेलं दोन्ही हात वर करून बहुजन समाज पार्टीचा, बहुजन समाज पार्टीचा मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। अरे देश की पीएम कैसी हो, महाराष्ट्र के प्रभारी मनीष जी कावड़े साहब मैंने आभार व्यक्त किया। मनीष कावडे साहेब आभार मानतो। आज आपण मराठवाडा झोनस्तरीय कार्यकर्ता संमेलन घेतलेलं आहे। या कार्यक्रमाला ज्यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती